नमस्कार दोस्तों। आज हम राजन सीरीज डीलेट तृतीय सेमेस्टर विज्ञान तृतीय प्रश्न पत्र को देख रहे हैं। ये पार्ट 5 है। लघु उत्तरी प्रश्नों को भाग 5 तक देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से देखें। आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। प्रश्न दिया है, स्टरलाइजेशन विधि से खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवों से कैसे सुरक्षित रखा जाता है, संक्षेप में लिखिए। इसका उत्तर हम ऐसे लिखें। स्टरलाइजेशन का तात्पर्य है कीटाणु रहित करना अथवा निर्जलीकरण करना। इस विधि से जीवाणु विषाणु को नष्ट करना यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो प्रभावपूर्ण तरीके से संक्रमणकारी तरीकों, कवक, जीवाणु, विषाणु को भोज्य पदार्थ, औषधियों या जैविक संवर्धन माध्यम से नष्ट कर देती है। ऊष्मा, रसायन, विकिरणों, उच्च ताप अथवा छानने से होता है। कीटाणु शोधन की दो विधियां हैं, भौतिक और रासायनिक। ऊष्मा के द्वारा छानकर, विकिरण द्वारा आदि रसायनों, एथिलीन ऑक्साइड, ओजोन आदि का प्रयोग करके। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अभिसारी एवं अपसारी लेंस में क्या अंतर है, सचित्र संक्षेप में समझाइए। आइए इसका उत्तर देखते हैं। यदि किसी चिकने तल के पृष्ठ पर कलाई यानी पॉलिश करके उसे परावर्तक बना दिया जाए तो दर्पण कहलाता है। यदि समतल कांच की प्लेट के एक ओर कलाई कर यानी पॉलिश कर दी जाए तो वह समतल दर्पण बन जाता है। यदि कांच के खोखले गोले को काट कर उसके एक पृष्ठ पर पॉलिश यानी कलाई कर दी जाए तो वह गोलीय दर्पण बन जाता है। यदि खोखले गोले के कटे भाग के ऊपरी पृष्ठ अर्थात उत्तल पृष्ठ पर कलाई की जाए तो वह अवतल दर्पण का बनता है। यदि हम खोखले गोले के कटे भाग के धंसे पृष्ठ अर्थात अवतल पृष्ठ पर कलाई करें तो उत्तल दर्पण बन जाता है। आइए इसका चित्र देखते हैं। ये इधर का हमारा उत्तल दर्पण है, ये इधर का उत्तल दर्पण है। ये वक्रता केंद्र है, ये हमारा वक्रता केंद्र है और यहाँ से यहाँ तक हमारा वक्रता त्रिज्या होती है, ये इधर। और ये हमारा पूरा मुख्य अक्ष है। वक्रता त्रिज्या को r से प्रदर्शित करते हैं और इधर से यह हमारा पॉलिश किया हुआ, ये यहाँ इसमें बाहर से पॉलिश किया गया है उत्तल दर्पण में और अवतल दर्पण में, और उत्तल में अंदर से पॉलिश किया गया है, ये इधर, और इसमें बाहर से अवतल में किया गया है। और ये यहाँ पर ध्रुव है। ये हमारी पूरी मुख्य अक्ष होती ही है। इस प्रकार से हमारा दर्पणों का निर्माण होता है। आइए आगे देखते हैं। अवतल दर्पण आपतित किरण को एक बिंदु पर एकत्रित करता है, अतः अवतल दर्पण को अभिसार यानी कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। और उत्तल दर्पण आपतित किरण को परावर्तन के पश्चात फैलाता है, अतः उत्तल दर्पण को अपसार यानी डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। आइए आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, धातुओं के संरक्षण हेतु बनाई जाने वाली विभिन्न विधियों को संक्षेप में समझाइए। इसका उत्तर है, खानों से प्राप्त खनिजों में मिट्टी, पत्थर तथा सिलिका आदि अशुद्धियां पाई जाती हैं। खनिजों से अधात्री या मैट्रिक्स को पृथक करने की प्रक्रिया सांद्रण कहलाती है। धातुओं की सांद्रण की अग्र विधियाँ, आइए देखते हैं विधियों को। पहला द्रव चालित हाइड्रोलिक वॉशिंग, इसको देखते हैं। इस विधि में जब पिसे हुए अयस्क को जल की तेज धारा में प्रवाहित किया जाता है तो हल्के अधात्री कण मैट्रिक्स बह जाते हैं तथा शुद्ध खनिज के कण नीचे बैठ जाते हैं। इस विधि द्वारा मुख्य रूप से एल्यूमिनियम, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर आदि का सांद्रण किया जाता है। फेन उत्प्लावन विधि या झाग प्लावन विधि यानी फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड,
ये सल्फाइड अयस्कों को पीसकर जल में किसी उपयुक्त तेल जैसे चीड़ का तेल के साथ बड़े टैंक में मिला देते हैं तथा फिर उसमें वायु के प्रवाह से फेन या झाग उत्पन्न किया जाता है, जिससे अयस्क के कण झाग के साथ ऊपर आ जाते हैं तथा मैट्रिक्स या धात्री के कण नीचे बैठ जाते हैं। शुद्ध अयस्क को पृथक कर लिया जाता है इस प्रकार से। आइए आगे देखते हैं। अगला है हमारा घनत्वीय यानी ग्रेविटी मेथड। कभी कभी अयस्क के घनत्व तथा उसमें उपस्थित अशुद्धियों के घनत्व में अंतर होता है। ऐसी अवस्था को अयस्क को महीन पीसकर जल के प्रवाह के साथ खलबलाते हैं, जिससे भारी अयस्क के कण नीचे बैठ जाते हैं तथा अशुद्धियाँ जल की धारा के साथ बह जाती हैं। यह मुख्य रूप से ऑक्साइड अयस्कों के लिए किया जाता है, जैसे आयरन ऑक्साइड, हेमेटाइट। अगला पॉइंट है विद्युत चुम्बकीय विधि, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड। ये है, इस विधि से आयरन के अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। अयस्कों को पीसकर इसको लंबी चक्कर पट्टी पर रखते हैं तथा मशीन से यह बेल्ट प्रबल चुंबकीय इलेक्ट्रोडों के मध्य होकर धीरे धीरे खिसकती है, जिससे शुद्ध आयरन के अयस्क के कण धात्री से अलग स्थान पर एकत्र हो जाते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। एक प्रारूपिक पुष्प का चित्र बनाकर उसे लेबल कीजिए। चित्र भी में बताना है, नाम भी। आइए इसका चित्र देखते हैं। ये हमारा प्रारूपिक पुष्प की अंडाशय की अनुप्रस्थ काट है। हमारा चित्र ऐसे बना हुआ है। एक यहाँ पर है, ये दलपुंज है, ये बाह्य दल है पुंज है, ये पुमंग है, ये हमारा जायांक है, ये हमारा बीजांड की संरचना दिया हुआ है। आइए इसके नाम हम देख लेते हैं एक एक करके। ये हमारा जयांक है, इसमें ये हमारा पुंकेसर होता है, पुंकेसर से लगा हुआ पुतंतु होता है। ये पुष्प वृंत है, ये पुष्पाक्ष है, ये बाह्य दल होते हैं। दलपुंज में यहाँ नखर होता है, ये भुज होता है। जयांग में देखते कौन कौन से पार्ट होते हैं, पुष्पवृंत, पुष्पासन, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। ये हमारे पुमंग हैं। इधर बाह्य दलपुंज है। ये हमारे बीजांड की संरचना है, ये हमारे बीजांड हो गया, ये आभासी पट, वेश और बीजांडासन। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हाइपरमेट्रोपिया को स्पष्ट कीजिए। हाइपरमेट्रोपिया, यदि मनुष्य दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट रूप से देख सकता है, परंतु पास की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता, तो इस दृष्टि को दूरदृष्टि दोष कहते हैं। इसका कारण होता है नेत्र लेंस से रेटिना तक की दूरी कम हो जाए, अर्थात नेत्र के गोले आई बाल की लंबाई कम हो जाए। अगला, लेंस पतला हो जाए जिससे उसकी फोकस दूरी बढ़ जाए। आगे इसका निवारण देखते हैं। इस दोष में नेत्र की फोकस दूरी बढ़ जाती है, जिससे नेत्र लेंस कम अभिसारी कन्वर्जिंग हो जाता है तथा इस दोष को दूर करने के लिए एक ऐसा लेंस प्रयोग करना चाहिए जिससे यह अधिक अभिसारी हो जाए। अतः इस दोष के निवारण के लिए उचित फोकस दूरी का उत्तर लेंस का प्रयुक्त किया जाता है। आइए आगे देखते हैं। प्रश्न हमारा फ्यूज से क्या तात्पर्य है। साधारण बल्ब एवं हीटर तथा फ्रिज में कितने एम्पियर का फ्यूज लगाते हैं। आइए देखते हैं। फ्यूज, इलेक्ट्रिक फ्यूज। विद्युत फ्यूज एक ऐसी युक्ति है जिसको किसी विद्युत परिपथ में लगी हुई एक या अधिक विद्युत युक्तियों में से बहने वाली धारा का मान अधिकतम धारा की सीमा से अधिक होने पर उन युक्तियों की सुरक्षा के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ये युक्तियाँ प्रायः विद्युत पंखा, रेफ्रिजरेटर, टेलीविज़न, रेडियो आदि होती हैं। आइए इसकी संरचना देखते हैं अब। यह एक छोटा पतला तार होता है जिसे उच्च प्रतिरोध या कम गलनांक वाले पदार्थ से बनाया जाता है। उदाहरण के लिए टिन व शीशे की मिश्र धातु। प्रायः फ्यूज तार एफ यहाँ पर हमारा है पोर्सलिन होल्डर के दो
टर्मिनल T1 और T2, यहाँ T1 इधर दिया है, इधर T2 है, के बीच कसा रहता है। इस होल्डर को पोर्सिलीन की एक केसिंग में लगा दिया जाता है। इसे परिपथ के गर्म तार के साथ श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। आइए आगे देखते हैं इसका उपयोग। जब किसी कारणवश जैसे वोल्टेज के उतार चढ़ाव के कारण यह परिपथ में कहीं पर लघुपतन शॉर्ट सर्किटिंग हो जाने के कारण किसी विद्युत परिपथ में उसमें अधिकतम निर्धारित सीमा से अधिक धारा बहती है, तो इस फ्यूज तार इतना गर्म हो जाता है कि वह पिघल जाता है। बल्ब तथा फ्रिज के लिए 5 एम्पीयर तथा हीटर के लिए 15 एम्पीयर से कम का फ्यूज लगाना चाहिए। ये फ्यूज तार की संरचना देख लेते हैं एक बार फिर से। ये हमारा पोर्सिलीन केसिंग है और ये पोर्सिलीन होल्डर। ये T1 और T2 के मध्य हमारा F लगा होता है। ये आइए आगे देखते हैं। उच्च रक्तदाब चाप बीमारी क्या है, इसके क्या क्या कारण है, लिखिए। उच्च रक्तदाब, हाई ब्लड प्रेशर, हृदय के संकुचन सिस्टोल के दौरान नीले संकुचित होते हैं और रक्त को बलपूर्वक धमनियों में प्रवाहित करते हैं। ये धमनियाँ रक्त को शरीर में ले जाती हैं। धमनियों में बहता हुआ रक्त उसकी लचीली दीवारों पर दबाव डालता है, इसी को रक्तदाब कहते हैं। नीलियों के संकुचन के समय रक्त का दाब ज़्यादा ऊपर होता है, इसे सिस्टोलिक दाब या प्रंकुचन दाब कहते हैं। जब नीलियों में शीतलन होता है तब यह दाब घट जाता है। इस कम दाब को डायस्टोलिक दाब या अनुशीतलन दाब कहते हैं। आराम की अवस्था में यह एक वयस्क के हृदय का दाब 120/80 mmHg होता है, अर्थात प्रंकुचन दाब पारे में 120 mm स्तंभ द्वारा बने दाब तथा अनुशीतलन दाब के पारे के 80 मिली स्तंभ द्वारा बने दाब के बराबर होता है। जब किसी व्यक्ति में दोनों ही दाब अधिक हो जाते हैं, जैसे 180/111, 160/100, 180/110 और 160/100, यह स्थिति उच्च रक्तदाब भी कहलाती है। इसे नियम, संयम, व्यायाम, सही भोजन और औषधियों से नियंत्रित रखा जा सकता है। आइए आगे देखते हैं। यांत्रिक तरंगों के आवृत्ति के अनुसार वर्गीकरण कीजिए। ये देखते हैं, माध्यमों के कणों के कंपन इससे तरंगें उत्पन्न होती हैं। इन तरंगों को यांत्रिक तरंगें, मैकेनिकल वेव कहते हैं। यांत्रिक तरंगें दो प्रकार की होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगें और अनुदैर्घ्य तरंगें। आइए देखते हैं अब अनुप्रस्थ तरंगें। अनुप्रस्थ तरंगों के माध्यम के कण तरंगति की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। इसके बारे में देखते हैं। शांत जल में पत्थर डालने पर जल की सतह पर उत्पन्न तरंगें अनुप्रस्थ होती हैं। यदि इन तरंगों के मार्ग में एक कागज का छोटा टुकड़ा रख दें तो वह अपने ही स्थान पर ऊपर नीचे कंपन करता है, आगे नहीं बढ़ता है, अर्थात गति की दिशा में लंबवत कंपन करता है। तनी हुई डोरी, जैसे सितार के तार अथवा एक सिरे पर दीवार से बंधी डोरी को दूसरे सिरे से ऊपर नीचे झटका देने पर भी अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न होती हैं। आइए अनुप्रस्थ तरंगों की विशेषताएं देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में लंबवत कंपन करते हैं। ये तरंगें केवल ठोस में द्रव की सतह पर ही उत्पन्न की जा सकती हैं। इनमें सुरंग एवं गर्त होते बनते हैं। इनके कारण माध्यम में दाब परिवर्तन नहीं होता है। आइए अब देखते हैं अनुदैर्घ्य तरंगें। अनुदैर्घ्य तरंगें वे तरंगें हैं जिनमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में ही कंपन करते हैं। लोहे की पत्ती को ठोकने पर उसके अंदर अनुदैर्घ्य तरंगें उत्पन्न होती हैं। इसके अतिरिक्त हमारे बोलने पर वायु में उत्पन्न तरंगें या किसी गैस में उत्पन्न तरंगें भी अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं। आइए अब इनके देखते हैं विशेषताएं अनुदैर्घ्य तरंगों की। पहला पॉइंट है, इनमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में ही कंपन करते हैं। अनुदैर्घ्य तरंगों के संचरण के माध्यम में संपीड़न तथा विकिरण उत्पन्न होते हैं।
ये तरंगे ठोस, द्रव, गैस तीनों में उत्पन्न की जा सकती हैं, परंतु किसी गैस या वायु में केवल अनुदैर्घ्य तरंगे ही उत्पन्न होती हैं। इन तरंगों के कारण माध्यम में दाब परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, न्यूटन के गति विषयक तीनों नियम को लिखिए। पहला है न्यूटन गति विषयक प्रथम नियम। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी और एक समान गति में है तो यह एक सरल रेखा में एक समान गति से करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। आइए बाकी देखते हैं। द्वितीय नियम। इस नियम के अनुसार किसी पिंड पर लगाया गया बल उसके द्रव्यमान तथा उसमें बल की दिशा के उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अगला देखते हैं, न्यूटन का गति नियम। इस नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल सदैव युग्म के रूप में उपस्थित रहते हैं, अर्थात जब एक पिंड दूसरे पिंड पर बल लगाता है तो दूसरा पिंड भी पहले पिंड पर उतना ही विपरीत दिशा में बल लगाता है। आगे अगला प्रश्न देखते हैं, पत्तियों के कार्य क्या हैं, लिखिए। ये 2019 में पूछा गया है, डीएलएड तृतीय सेमेस्टर। पत्तियों के कार्य। पहला प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, वाष्पोत्सर्जन, भोज्य पदार्थों का संचय, कायिकजन। प्रकाश संश्लेषण में इसमें पत्तियां भोजन बनाती हैं। श्वसन में इसमें भोजन का ऑक्सीकरण होने से ऊर्जा उत्पन्न होती है। वाष्पोत्सर्जन देखते हैं, इस प्रक्रिया में पौधे का आवश्यकता से अधिक पानी पत्तियों के सतह से वाष्प के रूप में वाष्पित होता है। भोज्य पदार्थों का संचय, पत्तियों का आकार भोजन निर्माण करना तथा उनका संचय करना है। आगे देखते हैं, प्राकृतिक संपदा क्या है, इसके संरक्षण के उपायों को लिखिए। 2019 पूछा गया है। प्राकृतिक संपदा। प्राकृतिक संसाधन वे प्राकृतिक पदार्थ हैं जो अपने अपसारित मूल प्राकृतिक रूप में मूल्यवान माने जाते हैं। एक प्राकृतिक संसाधन का मूल्य इस बात पर निर्भर करता है कि कितना पदार्थ उपलब्ध है और उसकी मांग कितनी है। नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। उपाय है इनका। प्राकृतिक संपदा हमारी पूंजी है जिसका लाभकारी कार्यों में सुनियोजित ढंग से उपयोग होना चाहिए। इसके लिए पहले हमें किसी देश या प्रदेश के संसाधन की जानकारी होनी चाहिए। फिर ये ध्यान रखना चाहिए कि विभिन्न संपदा परस्परावलंबी पर परस्पर प्रभाव उत्पादक होते हैं, अतः एक हास हो या नाश हो उसका कोई प्रभाव हमारे पूरे आर्थिक चक्र पर पड़ता है, जिससे यह जो संसाधन या प्राकृतिक संपदा सीमित है उसे अंधाधुंध समाप्त करना दूरदर्शिता है। सीमित परिमाण वाली संपदा कोयल पेट्रोलियम। प्राकृतिक पहला मृदा संरक्षण, दूसरा वनस्पति संरक्षण, तीसरा है जीव जंतुओं का संरक्षण, चौथा है जल संरक्षण, पांचवा वायु संरक्षण। आइए अगला देखते हैं। प्रतिजैविक दवाएं किसे कहते हैं, इनका उपयोग बताएं। प्रतिजैविक दवाएं। प्रतिजैविक एक पदार्थ या यौगिक है जो जीवाणु को मार डालता है या उसके विकास पर रोकता है। प्रतिजैविक रोगाणुरोधी यौगिक का व्यापक समूह होता है जिसका उपयोग कवक तथा प्रोटोजोआ सहित सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे जाने वाली जीवाणुओं के लिए कारण हुए संक्रमण के इलाज के लिए होता है। औषधि रसायन विज्ञान की एक प्रगति के लिए साथ साथ अब अधिकतर एंटीबायोटिक सिंथेटिक ही हैं जिन्हें प्रकृति के रूप में पाए जाने वाले मूल यौगिकों से रासायनिक रूप से संशोधित किया जाता है, जैसा कि बिटालैक्टम जिसमें पेनिसिलियम, सिक्लोस्पोरिन और कार्बोपेनेम्स के कवक द्वारा आधारित पेनिसिलिन भी शामिल हैं। इनका उपयोग देखते हैं। एनेस्थेटिक दवाओं का उपयोग मुख्य रूप से शल्य चिकित्सा के दौरान अंगों को चेतना शून्य करने के लिए किया जाता है। आगे देखते हैं। सूक्ष्म जीवों की उपयोगिता लिखें। 2019 पूछा गया प्रश्न है। पहला पॉइंट है
सूक्ष्मजीव मक्खन, पनीर, दही, सिरका आदि पदार्थ बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के जीवाणु अत्यंत लाभदायक हैं। कॉफ़ी, कोको, चाय के उत्पादन में जीवाणु कम महत्वपूर्ण बहुत अधिक हैं। एल्कोहल से सिरका बनाने का कार्य एस्टोबैक्टर एसिटाई के द्वारा होता है। कृषि में कई प्रकार के जीवाणु उपयोगी हैं जो उर्वरा शक्ति बढ़ाते हैं। मृत पदार्थों को सड़ा गलाकर शरीर यौगिकों जैसे अमोनिया आदि में तोड़ देते हैं। आइए आगे देखते हैं उत्तल दर्पण के द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। 2019 में पूछा गया प्रश्न। दो पतले उत्तल लेंस L1 और L2 जिसकी मुख्य अक्ष एक ही हो तथा फोकस दूरियां क्रमशः F1 F2 हैं, वायु में एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं। एक बिंदु वस्तु O अक्ष मुख्य अक्ष पर रख पहले लेंस L1 के सामने U दूरी पर रखी है। यदि लेंस L2 ना हो तो लेंस L1 बिंदु वस्तु O का प्रतिबिंब I पर बनेगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ग्रीन हाउस गैसीय प्रभाव का धरती के बढ़ते तापमान से क्या संबंध स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर देखते हैं। पृथ्वी प्रतिदिन सूर्य से बृहद मात्रा में ऊर्जा ग्रहण करती है जिसका अधिकांश भार लगभग इसी वेग से पुनः इंफ्रारेड किरणों के रूप में उत्सर्जित कर दिया जाता है। इस प्रकार पृथ्वी की ऊर्जा और ताप का संतुलन बना रहता है। वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प इंफ्रारेड किरणों को शोषित कर किरणों को कुछ भाग पृथ्वी को पृष्ठ पर पुनः उत्सर्जित कर देते हैं जिससे पृथ्वी का ताप बढ़ जाता है। इसे हरित गृह प्रभाव कहते हैं। यह ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। आइए आगे देखते हैं। पृथ्वी से वापस लौट रही सूर्य की किरणों द्वारा पृथ्वी तथा एवं उसके वायुमंडल को गर्म किया जाना हरित गृह प्रभाव कहलाता है। आजकल वनों को कटने और जीवाश्म ईंधनों जैसे पेट्रोल, कोल आदि को अधिक मात्रा में जलाने से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से हरित गृह प्रभाव के कारण पृथ्वी के पृष्ठ का ताप बढ़ता जाता है जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ गया है। वर्षा प्रारूप में अंतर, एल नीनो के प्रभाव में वृद्धि, ग्लेशियर अधिक तेजी से पिघलकर समुद्री जल का ऊंचा कर बाढ़ ला सकते हैं जिससे मृदा मुख्यतः समुद्री तटों पर स्थित मृदा मीटर से 1.5 मीटर तक बढ़ेगा जिससे समुद्र के किनारे बसे शहर नष्ट हो जाएंगे। आइए आगे देखते हैं। रॉकेट की उड़ने के सिद्धांत को संक्षेप में लिखें। न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया पर आधारित है। ये रहा हमारा रॉकेट। इधर से हमारा गैस जेट निकलता है बाहर। इधर अगर क्रिया होगी तो प्रतिक्रिया में हमारा ये जो रॉकेट आगे बढ़ेगा। रॉकेट की गति की दिशा ऐसे आगे की ओर, क्योंकि बाहर इधर गैस निकल रही है। तेज जितनी तेज निकलेगी उतनी तेज से आगे हमारा रॉकेट बढ़ेगा। आइए आगे देखते इसका। जब रॉकेट अंदर ईंधन जलता है जिससे बहुत अधिक मात्रा में गर्म गैस उत्पन्न होती है जो रॉकेट के पीछे बने छोटे छिद्र से अत्यधिक वेग से जेट के रूप में बाहर निकलती है। यह गैस क्रिया बल के कारण बाहर निकलती है। इसके विपरीत बराबर प्रतिक्रिया बल के कारण रॉकेट आगे बढ़ता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। गोली दर्पण के 5 उपयोग लिखिए। यदि किसी चिकने पृष्ठ पर तल के पृष्ठ पर पॉलिश करके उसके परावर्तक बना दिया जाए तो दर्पण कहलाता है। यदि समतल दर्पण की प्लेट एक और पॉलिश कर दी जाए तो वह समतल दर्पण कहलाता है। यदि कांच के गोले के काट कर उसके पृष्ठ को पॉलिश कर दिया जाए तो वह गोली दर्पण कहलाता है। यदि खोखले गोले के कटे हुए भाग के उभरे तल उत्तल पृष्ठ पर पॉलिश कर दी जाए तो वह अवतल दर्पण कहलाता है। यदि हम खोखले गोले के कटे भाग के धंसे पृष्ठ अर्थात अवतल पृष्ठ पर पॉलिश करें तो वह उत्तल दर्पण बन जाएगा। आइए आगे देखते हैं। किसी खाली बड़े कमरे में आवाज़ करने पर उसकी गूंज क्यों सुनाई देती है। इसका उत्तर ध्वनि के परावर्तक
के कारण हमें गूंज सुनाई देती है। ध्वनि को फैलने से बचाकर उसे बार बार परावर्तन करके एक दिशा में भेजने से ध्वनि तीव्रता बढ़ जाती है। संगीत हॉल या सिनेमा हॉल की छतें वक्री बनाई जाती हैं, जिस छत से परावर्तित होकर ध्वनि सभा भवन के सभी भागों में पहुंच जाती है। किसी पहाड़ी के सामने बड़े खड़े होकर यदि हम जोर से किसी का नाम लें, तब थोड़ी देर में बाद वह आवाज़ हमें वापस सुनाई देगी। किसी बड़े खाली हॉल के एक कोने से यदि कोई ध्वनि निकालें, तब वह कई बार हमें सुनाई दे सकती है। ध्वनि तरंगों के परावर्तन द्वारा होने वाली ध्वनि को पुनरावृत्ति के कारण ही प्रतिध्वनि हमें सुनाई देती है। आइए आगे देखते हैं। ध्वनि संचरण के लिए 3 सिद्धांत लिखें। हमारे कान जिस संवेदन का अनुभव करते हैं उसे ध्वनि कहते हैं। यह ऊर्जा का एक स्वरूप है। इसके लिए एक माध्यम की आवश्यकताएं होती हैं। ध्वनि तभी उत्पन्न होती है जब वस्तुएं कंपित होती हैं। ये कंपित वस्तुएं माध्यम जैसे वायु में विक्षोभ उत्पन्न करती हैं। कंपन करती वस्तु माध्यम में ऊर्जा देती है। इससे वायु के कणों को धक्का मिल लगता है और वे आसपास आ जाते हैं। कहीं वायु का घनत्व बढ़ जाता है तथा कहीं कम। अधिक घनत्व वाला वायु क्षेत्र संपीड़न तथा कम घनत्व कम वाला विकिरण कहलाता है। इन्हीं में अगला प्रश्न है, मीथेन को मार्स गैस क्यों कहते हैं? मीथेन इसका अणु CH4 होता है। प्राकृतिक गैस तेल कूपों से निकलने वाली गैसों में पाई जाती हैं। मीथेन प्रकृति में दलदली स्थानों में भी पाई जाती है, जिसके कारण इसे मार्स गैस कहते हैं। कोयले की खानों से निकलने वाली गैसों में इसकी मात्रा 40% होती है, जिसके कारण उनमें प्रायः आग लग जाती है। इसे नम अग्नि फायर डैम भी कहा जाता है। अगला देखते हैं, जापानी मस्तिष्क ज्वर क्या है? इसका संक्रमण किससे होता है? जापानी मस्तिष्क ज्वर एन्सेफेलाइटिस यह विषाणु या जीवाणु दोनों के द्वारा फैलता है। शरीर में मस्तिष्क में रज्जु की झिल्लियों पर आक्रमण करता है। यह हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस के कारण द्वारा फैलता है, जो क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा फैलता है। इसके लक्षण निम्नवत हैं। पहला पॉइंट, 130 से 105 फ़ारेनहाइट तक बुखार आ जाती हैं। मस्तिष्क की झिल्लियों में सूजन, थकान तथा ग्रीवा में कठोरता, आलस, भ्रम का होना, सांस लेने में कष्ट, याददाश्त में कमी आना। आइए अब देखते हैं रोकथाम उपचार के लिए तरीके अपनाने कौन से चाहिए। मच्छरों की वृद्धि को रोकना चाहिए। नालियों में कीटनाशक का छिड़काव करना चाहिए। विषाणुरोधी औषधि का प्रयोग, दर्द निवारक औषधि का प्रयोग, पूर्ण विश्राम लेना चाहिए। व्यक्तिगत वस्तुओं द्वारा दूसरों के साथ साझा नहीं करनी चाहिए। हाथों की सफाई का ध्यान तथा प्रतिरक्षा तंत्र की मजबूत व स्वस्थ रखना। विज्ञान प्रश्न पत्र का ये राजन सीरीज लघु उत्तरीय प्रश्नों की सीरीज समाप्त होती है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें।